नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 6 विक्रम साराभाई। यह एक वैज्ञानिक का पाठ है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में तरह तरह के सुख सुविधापूर्ण जो साधन है वे सब वैज्ञानिक की ही देन है। आज इस पाठ में हम विक्रम साराभाई का जन्म, उसके माता पिता के नाम और उसने कहाँ तक की पढ़ाई की, कौन कौन से कार्य किए और कौन से पुरस्कार मिले, उसका हमें यहाँ अध्ययन या अभ्यास करना है। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। એટલે કે આપણા જીવનમાં સુવિધાપૂર્ણ બનાવવા માટે, આપણા જીવનને સુવિધાપૂર્ણ બનાવવા માટે વૈજ્ઞાનિકોનો ખૂબ જ મોટો ફાળો રહ્યો છે। प्रस्तुत में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है। એટલે કે જે આખો પાઠ છે, આ પાઠની અંદર આપણે વિક્રમ સારાભાઈનું વ્યક્તિત્વ અને એનું જીવનથી પરિચય મેળવે છે। जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिक, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। यहाँ पे दर्शाया गया है कि विक्रम साराभाई ने उद्योग, वाणिज्य, प्रायोगिक शिक्षण, व्यवसाय, शिक्षा જેવા અનેક પ્રકારના ક્ષેત્રમાં દેશની પ્રગતિ માટે अनेक उल्लेखनीय कार्य કર્યા છે। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। यहाँ दर्शाया गया है कि हम विक्रम साराभाई के जीवन से प्रेरणा लेकर उसका पूरी तरह से अध्ययन करके परिश्रम के द्वारा और हम उसी तरह के वैज्ञानिक भी बन सकते हैं और समाज, विज्ञान और मानव जीवन की अनुपम सेवा कर सकते हैं। यह जो चित्र है ये विक्रम साराभाई का चित्र है। ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत ही यशस्वी बनेगा। ऐसे एक वैज्ञानिक थे, એટલે કે એવા એક મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા કે તે માત્ર 2 જ વર્ષના હતા ત્યારે એના ગુરુ કોણ તો કે રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ બાળક મોટો થઈને ખૂબ જ યશસ્વી બનશે, એટલે કે નામના મેળવશે। तब विक्रम साराभाई कितने साल के थे? सिर्फ 2 ही साल के थे। तब उसके गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर खूब ही आगे बढ़ेगा, नाम ना कमाएगा। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। यह भविष्यवाणी थी विक्रम साराभाई ने अपने कर्मों के द्वारा सच साबित कर दी। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। શું તમે જાણો છો કે એક કોણ હતા? एक महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई હતા। तो यहाँ पे एक प्रश्न आया है, विक्रम साराभाई कितने साल के थे तब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी? तो 2 साल की। और कौन सी भविष्यवाणी की थी? बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। એટલે કે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈનો જન્મ 12 ઓગસ્ટ ઈસવીસન 1919 માં અમદાવાદમાં થયો હતો। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति था। એટલે કે જેનો પરિવાર હતો એક प्रतिष्ठित એટલે કે નામી उद्योगपति परिवार હતો। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। उसके पिता का नाम क्या था? अंबालाल। और उसकी माता जी का नाम सरला देवी। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। लेकिन विक्रम साराभाई 8 भाई बहन હતા। विक्रम साराभाई का जन्म कब हुआ था? 12 अगस्त सन 1912 को। और कहाँ हुआ था? तो के अहमदाबाद में। विक्रम साराभाई के पिताजी का नाम अंबालाल और माताजी का नाम सरला देवी था અને તે 8 ભાઈ બહેન હતા।
बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाते हैं। विक्रम साराभाई बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। એટલે કે અહીંયા કહેવા આવ્યું છે કે બાલ્યકાલ એટલે કે બચપનથી બાલ્ય અવસ્થાથી જ પ્રતિભાવાન એટલે પ્રતિભા સંપન્ન વિક્રમ સારાભાઈના બચપનનો એટલે બાળપણનો આ પ્રસંગ એની સફળતા હાસિલ કરવામાં ઊંચા ઇરાદા કેવા હોય છે તે દર્શાવે છે। जब वे 5-6 साल के थे तब उनका परिवार के साथ शिमला गए थे। विक्रम साराभाई की आयु कितनी थी? 5 या 6 साल की। तब उनके परिवार के साथ वे शिमला गए। शिमला में उनके पिताजी श्री अंबालाल के नाम पर ढेरों चिट्ठियां आती थी। गर्मी का दिन था और उनका परिवार छुट्टियों में शिमला गए। तो उसके पिताजी एक प्रतिष्ठित उद्योगपति थे, तो उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां એટલે કે अनेक पत्रों આવતા હતા। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। એટલે કે આ બાળક જ્યારે 5 થી 6 વર્ષનો હતો ત્યારે એને જોયું કે એના પિતાશ્રીની નામે ઢગલાબંધ પત્રો આવે છે અને તેના નામે પણ ઘણા પત્ર આવે એવી તેને ઈચ્છા થઈ। इसलिए कई लिफाफो એટલે શું હોય? કવર। एक कवर હોય એની અંદર ચિઠ્ઠી લખીને નાખી દેવાની, પછી કવરને પેક કરી ઉપર સરનામું લખીને મોકલવામાં આવે, એને लिफाफा કહેવાય। लिफाफे पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। तो उसे भी अपने नाम पर ढेरों चिट्ठी आई ऐसा उसे सोचा, तो इसलिए उसने क्या किया तो के लिफाफे अनेक घણા બધા कवर લઈ આવ્યા અને એક કવર ઉપર પોતાનું નામ અને સરનામું લખી અને ડાકઘર એટલે કે ટપાલ પેટીમાં એ નાખી આવ્યા। फिर क्या था, उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियां आने लगी। પછી તો શું હતું? એના નામ પર પણ ઘણા બધા પત્ર આવવા લાગ્યા। કોના નામ ઉપર? વિક્રમ સારાભાઈના નામે। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। એટલે કે વિક્રમ સારાભાઈના નામે એ પણ શિમલામાં જ્યાં તેને કોઈ ઓળખતું નથી એવામાં એની ઉપર ઢગલાબંધ પત્રો આવે છે એ જોઈ અને એના પિતાશ્રીના મનમાં પણ ઈચ્છા થઈ કે અહીંયા આટલા બધા પત્રો મારા બાળક નામે કઈ રીતે આવે છે। असलियत એટલે કે હકીકત જાણી અને હસવું આવ્યું। કોને? તો કે અંબાલાલ શાહ એટલે કે વિક્રમ સારાભાઈના પિતાશ્રીને હસવું આવ્યું, પરંતુ સફળતા મેળવવાની અને કે સફળતા મળી એ જાણી અને વિક્રમ સારાભાઈના પિતાશ્રીને સારું પણ લાગ્યું। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। कितने साल के थे? 8 साल के। એટલે કે 8 વર્ષના હતા ત્યારે એ સાયકલ ઉપર વિવિધ એટલે કે જુદા જુદા પ્રકારના કલાબાજી એટલે કે કરતબ એટલે કે ખેલ કરતા હતા और लोगों को अचंबित कर देते थे। અને આ ખેલ એવા કરતા કે જે માણસો જોવે તો એ આશ્ચર્યચकित થઈ જતા। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। प्रश्न है विक्रम साराभाई को कौन से कैसे कारनामे प्रिय थे? तो के साहसिक એટલે કે સાહસપૂર્ણ काम करવું એ એને પસંદ હતું। गणित तथा भौतिकी के प्रति उसकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित और भौतिकी के प्रति तेने ઊંડો રસ હતો। દિલચસ્પી यानी કે રસ અને ગહરી એટલે કે ઊંડી આ બે જે વિષય છે એ વિક્રમ સારાભાઈને ખૂબ જ ગમતા હતા। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल तक એટલે કે 10મા ધોરણની જે પરીક્ષા હતી એ તેમણે 1934 માં પાસ કરી। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद। गुजरात कॉलेज का नाम क्या है और गुजरात कॉलेज कहाँ आई हुई है? तो कि अहमदाबाद में। और वहाँ से उसने किस तरह की पढ़ाई प्राप्त की? तो कि इंटर की पढ़ाई की। मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल और इंटर यानी कि उच्च माध्यमिक એટલે કે 11મા અને 12મા ધોરણની જે એને પઢાઈ હતી એ 1934 અને 37માં ગુજરાત કોલેજ અમદાવાદમાંથી એને પ્રાપ્ત કરી હતી। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए।
એટલે આગળના અભ્યાસ માટે ઈસવીસન 1937 में તે इंग्लैंड चलिया गया। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा पास की। कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम कैम्ब्रिज है, और वहां से उसने कौन से विषय गणित व भौतिकी बीएससी એટલે કે बैचलर ऑफ साइंस जो 3 साल का कोर्स होता है उसमें उससे 3 साल की डिग्री प्राप्त की, यानी कि सफलतापूर्वक उसने बीएससी की परीक्षा पास की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। એટલે કે બીએસસી ની પરીક્ષા પૂર્ણ થઈ એ આસામાં તત્પશ્ચાત એટલે કે ત્યારબાદ બીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલુ થયું। બીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલુ થતાની સાથે જ વિક્રમ સારાભાઈ છે એ ભારત પાછા ફર્યા। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन और डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। सर सीवी रामन का पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, और डॉक्टर होमी भाभा यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन दोनों का उन्हें सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े प्रभावित हुए और सन 1942 में वे मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। એટલે કે રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા જે આંદોલન થયું હતું તેનાથી તે ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા અને 1942 માં તે મૃણાલિની स्वामीनाथन साथे लग्न कर्या। जे मृणालिनी हता ए एक शास्त्रीय नृत्यांगना हता, एक सारा कोरियोग्राफर पण हता, तेनी साथे तेमणे लग्न करेली। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। तो कॉस्मिक किरणों किसे कहते हैं? तो के ब्रह्मांड के आकाशगंगा से जो आने वाले किरण होते हैं उसे एक कॉस्मिक किरण कहते हैं। और अनुसंधान यानी कि खोज करना, संशोधन करना। तेमणे अंतरिक्ष यानी कि अवकाश ने ऊंडाई गहराई यानी कि ऊंडाण मांथी आवता रहस्यमय ब्रह्मांडीय किरणों पर खोज संशोधन करवा माटे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मांथी ईस्वीसन 1947 में पीएचडी नी डिग्री उपाधि એટલે કે डिग्री प्राप्त करी, हासिल करी। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त होता है। पीएचडी की डिग्री उसने किस लिए प्राप्त की? तो के ब्रह्मांड मांथी जे किरणों आवे छे ए किरणोनो अभ्यास करवा माटे एने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयमांथी 1947 में पीएचडी ની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી હતી। અને જો બ્રહ્માંડના અને સૌરમંડળના કેટલા કઠિન પ્રશ્નો છે એ કઠિન પ્રશ્નોનો प्रायोगिक दृष्टिए उकेल निराकरण लावा माटेनो संपूर्ण श्रेय छे ए विक्रम साराभाई ने प्राप्त थाय छे। यही उनका सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयोगी व अनुकूल है। એટલે કે સુઝાવ એટલે સૂચન અને સલાહ એટલે કે વિક્રમ સારાભાઈનો આ સુઝાવ હતો કે જે કોસ્મિક કિરણો બ્રહ્માંડમાંથી આવે છે એના ઉપર પ્રયોગ કરવો હોય તો હિમાલયના જે ઉચ્ચ શિખરો છે એ વધારે અનુકૂળ એટલે કે ઉપયોગી રહેશે। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। तो गुलमर्ग तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है जहां पे उसने इस ऊंची चोटी पर एक प्रयोगशाला स्थापित की। पर कैसी वैज्ञानिक उपकरणों એટલે કે વૈજ્ઞાનિક સાધનોથી લેસ એટલે કે યુક્ત જે આ ગુલબર્ગમાં ભારત સરકારે પ્રયોગશાળા સ્થાપિત કરી હતી તેમાં વિજ્ઞાનને લગતા તમામ સાધનો ત્યાં રાખવામાં આવ્યા હતા। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला
अहमदाबाद में स्थापित हुई। गुलमर्ग में जो प्रयोगशाला स्थापित की थी वो तो भारत सरकार ने की थी, पर अहमदाबाद में जो प्रयोगशाला स्थापित हुई सन 1947 में એટલે કે ઈસવીસન 1947 માં ભૌતિક અનુસંધાન એટલે કે સાંસારિક खोज पરની જે પ્રયોગશાળા અમદાવાદમાં સ્થાપિત કરી એ વિક્રમ સારાભાઈના વ્યક્તિગત પ્રયત્નોથી સ્થપાણી હતી, जिससे वह आजन्म संबंध रहे એટલે કે એ પ્રયોગશાળામાં आजीवन कार्यरत करता રહ્યા, आजीवन जोड़ाएला રહ્યા। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। अहमदाबादમાં એને પ્રયોગશાળા સ્થાપિત કરી, બરાબર, ભૌતિક અનુસંધાનની પ્રયોગશાળા સ્થાપિત की અને એની સાથે જ એને અમદાવાદમાં વસ્ત્ર ઉદ્યોગની ટેકનિકલ સમસ્યાઓ હતી એનો હલ એટલે કે નિરાકરણ લાવવા માટે એટલે કે એનો ઉકેલ લાવવાના હેતુથી અમદાવાદમાં ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રી રિસર્ચ એસોસિએશન की आधारशिला रखी, यानी कि એનો પાયો એને નાખ્યો। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्यरत रहे। जो अहमदाबाद में उसने प्रयोगशाला स्थापित की थी वो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला थी। तो विक्रम साराभाई वहाँ कौन कौन से कार्य करते रहे, तो कि परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी અને खगोल पर कार्य करता રહ્યા। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। सन 1961 में એટલે કે ઈસવીસન 1961 માં परमाणु ऊर्जा संस्थाना तेमने सदस्य बनावવામાં આવ્યા। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्था का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। परमाणु ऊर्जा का जनक है जो विक्रम होमी भाभा को कहते हैं, पर होमी भाभा की मृत्यु के बाद जो परमाणु ऊर्जा संस्था थी उसका संपूर्ण भार युवा वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ना ऊपर આવી ગઈ। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया એટલે કે તેમણે भारतीय अनुसंधान केंद्र ની રચના કરી। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने એટલે કે પરમાણુ ऊर्जा હતી એના પહેલા અધ્યક્ષ જે છે એ વિક્રમ સારાભાઈ બન્યા। भारतीय अनुसंधान केंद्र નું ગઠન કર્યું એને। यही उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे दर्शाया गया है कि अगुवाई यानी कि नेतृत्व એટલે કે આગેવાની આ વિક્રમ સારાભાઈના નેતૃત્વ અને સખત પરિશ્રમનું જ પરિણામ હતું કે ભારતમાં दूरसंचार, दूरदर्शन અને મોસમ વિજ્ઞાન માટે મોકલાવેલા અનેક ઉપગ્રહો અંતરિક્ષમાં સફળતાપૂર્વક કાર્ય કરી રહ્યા છે। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। એટલે કે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈએ પોતાનું સંપૂર્ણ જીવન ભારત અને વિજ્ઞાનમાં નવા ખોજ કરવા, નવા કાર્ય કરવા માટે પોતાનું જીવન છે એને સમર્પિત કરી દીધું। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। એટલે કે ભારતના વિકાસમાં શ્રેષ્ઠ યોગદાન આપવા બદલ તેને ઘણા રાષ્ટ્રીય અને કેટલાક આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માનોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। सन 1962 यानी कि ईस्वीसन 1962 ની અંદર વિક્રમ સારાભાઈને ડોક્ટર શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર પુરસ્કાર અને ઈસ્વીસન 1966માં
पद्म भूषण तथा ईस्वीसन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जेवा सन्मानोथी सन्मानित करवामां આવ્યા। આ જે પુરસ્કાર છે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ સમાજનું કાર્ય કરે અથવા તો કોઈ સામાજિક સેવા કરે કે એના સારા કાર્ય બદલ તેને આપવામાં આવે છે। એમાં સરકારી કર્મચારીનો પણ સમાવેશ થાય છે। નિઃશસ્ત્રીકરણ से संबंधित એટલે કે નિઃશસ્ત્રીકરણને લગતા કઈ મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓમાં પણ તે ભારતના प्रतिनिधि રહ્યા। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विभाग के अध्यक्ष बने और उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। એટલે કે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને ઈસવીસન 1966 માં વૈજ્ઞાનિક સંઘ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદના સદસ્ય રહ્યા અને ઈસવીસન 1968 માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ યુનેસ્કો વિભાગના પણ અધ્યક્ષ બન્યા અને ઇન્ડિયન જીઓલોજીકલ યુનિયન એટલે કે ભારતીય ભૂવૈજ્ઞાનિક સંઘના પણ તેને પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા। ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ईस्वीसन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच એટલે કે શાંતિ સભા પૂછ્યા વગર અણુ ન બનાવે પણ ફેંકી ન શકે એટલે કે શાંતિ આંતરરાષ્ટ્રીય અણુ મંચના અને 14મી પરિષદના તેને પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા। ઈસવીસન 1971 માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘ ત્યાં બધા વૈજ્ઞાનિકો હોય અને તે ખોજ માટેના કાર્ય અથવા તો કઈ ખોજ થઈ છે એ ત્યાં રજૂ કરે છે। બાદમાં वैज्ञानिक विभागना तेने अध्यक्ष पण बनाववामां આવ્યા। वे केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे એટલે કે વિક્રમ સારાભાઈ એક સારા ઉચ્ચ કોટિના માત્ર વૈજ્ઞાનિક જ ન હતા बल्कि व्यस्तताओं में के बावजूद कला शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाले थे। व्यस्तता એટલે કે તે કામમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં એ શેના માટે સમય કાઢતા હતા तो कला शिक्षा અને समाज માટે પૂરતો समय કાઢી લેતા હતા। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। તેના જ પ્રયત્નોથી અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નેहरू विकास संस्थान की स्थापना थी। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्यरत रहे। अमदावाद में जे आ बे लोक विज्ञान केंद्र અને નેहरू विकास संस्थाની स्थापना કરી ત્યાં તેઓ જન સામાન્ય એટલે કે સામાન્ય માણસોને વિજ્ઞાન પ્રત્યે रुचि એટલે કે રસ જાગૃત કરવા માટે કાર્યરત રહ્યા। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया। वहां एक होटल में ठहरे हुए थे। यही उनकी हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। એટલે કે 21મી ડિસેમ્બર 1971 એક કાળી તારીખ હતી, કાળી રાત હતી, કાળો દિવસ હતો જ્યાં ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને ત્રિવેન્દ્રમના લોન્ચિંગ સ્ટેશન થુમ્બામાં નિરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા। ત્યાં તેઓ એક હોટલમાં રોકાયા અને ત્યાં એનું હૃદય અટકી જતા તેનું મૃત્યુ થયું અને મૃત્યુથી એ તારીખ 21મી ડિસેમ્બર 1971 હતી। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाले एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। એટલે કે તેના નિધન એટલે કે અવસાનથી વિજ્ઞાનમાં હંમેશા નવા નિયમોને જોડનારું એક ચક્ર હંમેશની માટે અટકી ગયું। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। आवा महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ने सत सत नमन। अब शब्दार्थ अभ्यास और स्वाध्याय।
आपको अपनी कॉपी में लिखना है। शब्दार्थ इरादा, विचार यानी अथवा संकल्प, लिफाफा कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज का पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों, बहुत, ज्यादा या तो अधिक। लेस એટલે सुसज्जित। अनुसंधान, आविष्कार, खोज या संशोधन। उपाधि, प्रतिष्ठा सूचक पद या खिताब। ये जो शब्दार्थ है प्रश्न नंबर 4 में इन सभी काले अक्षर में जो लिखे हुए यानी कि प्रश्न है शब्दार्थ का, उन पर से हमें यहाँ वाक्य भी लिखना है। अभ्यास का प्रश्न प्रथम, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक चर्चा कीजिए। मौखिक चर्चा इसकी करनी है। विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियां लिखी? यह प्रश्न स्वाध्याय पोथी में भी है। क्यों लिखी? पाठ में हमने समझा कि विक्रम साराभाई का पूरा परिवार शिमला में गया था। उसके पिताजी एक उद्योगपति थे। उसके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उसके नामों पर भी ढेरों चिट्ठियां आए। इसलिए उसने लिफाफे पर नाम और पता लिखकर डाकघर में डाल दिया और उसके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियां आने लगी। विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजीઓ करते हैं, એટલે કે સાયકલ ઉપર તે अलग अलग प्रकारना स्टंट करे छे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है? आपको जो भी पसंद है वे आपको यहाँ पे चर्चा ही करना है, लिखना नहीं है। प्रश्न नंबर 2, इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखे। अभी हमने यहाँ पे शिमला की जो पूरी घटना का उल्लेख किया था, वे पूरे का पूरा उल्लेख यहाँ पे करना है बचपन की एक घटना के रूप में। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्रों से पूछे और छात्र शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ आगे करें। ये प्रश्नों के उत्तर में आपको बोल देती हूँ जो आपको नोट में लिखने हैं। गाथा यानी कि कथा, प्रतीक यानी चिन्ह, विक्रम यानी वीरता, तत्पश्चात यानी त्यारबाद, कैम्ब्रिज तो कि इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय, भौतिक, सांसारिक, अंतरिक्ष, अवकाशी, प्रयोगशाला वह संस्था जहां प्रायोगिक दृष्टि से वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, मृत्यु, अवसान, ऊर्जा, शक्ति, युवा, युवान, उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ, स्मारक, स्मृति चिन्ह, पुरस्कार तो कि इनाम, अने हवाई तो हवा से संबंधित। और प्रश्न नंबर 4, शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्दार्थ में यहाँ पे इरादा है तो हमें सबसे पहले नंबर 1 करके इरादा लिखना है। तो उसका प्रवास में जाने का इरादा निश्चित था। फिर लिफाफा, उसके नाम पर ढेरों लिफाफे आने लगे या उसने लिफाफे में अपने मामा जी को चिट्ठी भेजी। फिर तीसरा शब्द है ढेरों, उसके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। लेस, उसने वैज्ञानिक संसाधनों से लेस एक प्रयोगशाला स्थापित की। अनुसंधान, उसने वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया। उपाधि, उसे BSc की उपाधि प्राप्त की या उसे भारत रत्न में उपाधि प्राप्त की। प्रश्न नंबर 5, दूरदर्शन એટલે કે टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक? क्यों? कारण सहित तर्क समझाइए। यह भी हमने आगे के लेक्चर में निबंध के रूप में लिखा था जो आपको यहाँ पे लिखना। अब स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह से रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। यहाँ पे अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर हमें लिखना है। जैसे भारतीय अनुसंधान का गठन किया तो यहाँ पे भारतीय अनुसंधान का गठन किया। इस तरह से दूसरा वाक्य, बालक कलाबाजिया करते हैं। पछी इस तीसरा, अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र का विकास हुआ। और तीसरा चौथा वाक्य, बालक बड़ा होकर
यशस्वी, यहाँ पे बनेगा नहीं लिखा, वाक्य अधूरा है, इसीलिए हमें यहाँ बनेगा शब्द उमेरना पड़ेगा। बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिखाई देते हैं जो एक वचन के रूप में उसका बहुवचन बनाना है, फिर उसका वाक्य भी लिखना है। लड़का तो लड़के, इस तरह से किताब तो किताबें, नदी नदियाँ, नारी नारियाँ, और माली का माली। एक वचन का बहुवचन बनाने के बाद उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। जैसे लड़का, लड़का खेल रहा है तो लड़के खेल रहे हैं। किताब पर से, किताब मेज पर है, किताबें मेज पर है। नदी बह रही है, नदियाँ बह रही है। नारी बाजार जा रही है, नारियाँ बाजार जा रही है। माली शब्द एक वचन और बहुवचन में एक सा ही उत्तर आता है। माली पौधे से फूल तोड़ रहा है, माली पौधे से फूल तोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। એટલે કે જે આ પેરેગ્રાફ એટલે કે ફકરો આપેલો છે તે હિન્દી લખાઈ કે બાદ આપણે એનું ગુજરાતી કરવાનું છે। वे केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, એટલે કે તે માત્ર उच्च कोटिना वैज्ञानिक ज न હતા, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। परंतु કામમાં વ્યસ્ત હોવા છતાં કલા शिक्षा અને समाज માટે પૂરતો समय કાઢી લેતા હતા। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। એટલે કે તેમના જ પ્રયત્નોથી અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને नेहरू विकास संस्थाની स्थापना થઈ। यहाँ वो जनसामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्यरत रहे। એટલે કે અહીંયા તેઓ સામાન્ય લોકોમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે रुचि जागृत करवा માટે હંમેશા કાર્યરત રહ્યા। यहाँ पे पाठ 6 का अभ्यास पूर्ण होता है।